प्यारे बच्चों, जैक द्वारा इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 1 और 2 जारी हो गया है। मॉडल सेट 1 का सारा आंसर मैंने तैयार कर दिया है, आप लोग उसको देखें। अगर वो वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर उसको देखें। और मॉडल 2 का आंसर तैयार है, जिसको अभी हम समझाएंगे। आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको ज़रूर दबा दें, क्योंकि उसी से आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। और साथ ही अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आप मेरे इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को डाउनलोड करें। उसमें सारा मटेरियल मैंने डाल रखा है, उससे भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। ग्रुप ए मतलब खंड अ में पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेट 2 का। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं संतुष्ट करने की क्षमता होती है उपयोगिता। तीसरा, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो dx बराबर फंक्शन ऑफ px। चौथा है औसत लागत वक्र का आकार होता है U अक्षर जैसा। पांचवा है समरूप उत्पाद विशेषता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता। छठा है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, ये सभी उत्पत्ति के साधन हैं। तो इसमें कौन नहीं? इनमें से कोई नहीं। सातवां है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है तो अल्पकाल से। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है शून्य। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने। पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो AC बराबर AFC प्लस ABC। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या? चुनाव की। मांग की लोच है मात्रात्मक कथन। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 16वां क्वेश्चन है उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग वक्र बाएं से दाएं बढ़ते ढाल वाला होता है। पूर्ण लोचदार मांग वक्र x अक्ष के समानांतर होता है। अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक स्वयं को उत्पादन की दूसरी अवस्था में रखना चाहता है। और कुल लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल लागत। ये प्रश्न है कुल उपयोगिता क्या है? तो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। फॉर्मूला है TU बराबर सिग्मा MU। मांग से क्या अभिप्राय? तो मांग का नियम मूल्य तथा मांग के बीच के विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। मतलब किसी वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो उसका मांग घटता है, और मूल्य घटता है तो मांग बढ़ता है। इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। मार्शल के शब्दों में मांगी गई मात्रा मूल्य में कमी के साथ बढ़ती तथा मूल्य में वृद्धि के साथ घटती है। इसको हम लोग की तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, जिसको मांग तालिका कहेंगे। तो कीमत को हम लोग देख रहे हैं घट रहा है 8, 6, 4, 2, और मांग मात्रा क्या हो रही है? कीमत घटने से मांग मात्रा बढ़ती है, तो 2, 3, 4, 5 बढ़ रही है। इसी के आधार पर हम लोग इस चित्र को बनाएंगे। y अक्ष पर कीमत को लिया गया है, x अक्ष पर मात्रा को। तो हमको एक वक्र प्राप्त होगा DD, जो मांग की रेखा है। ये बताता है कि मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। अर्थव्यवस्था की 2 समस्याओं को लिखें। तो अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं हैं साधनों से किन वस्तुओं का तथा कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। साधनों के आवंटन की समस्या, मतलब उत्पत्ति के जो मेरे साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, उससे हम कैसे उत्पादन करेंगे, कितनी कितनी मात्रा में करेंगे, ये एक समस्या है। वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन तकनीकों के चुनाव की समस्या है। विशेषता, समाज में वस्तुओं का वितरण किस प्रकार हो, राष्ट्रीय उत्पादन में वितरण की समस्या। क्या साधनों का कुशलता से प्रयोग हो रहा है, कल्याण अधिकतम करने की समस्या। क्या समस्त उपलब्ध साधनों का पूर्ण रूप से उत्पादन के लिए प्रयोग हो रहा है, साधनों के पूर्ण प्रयोग अथवा रोजगार की समस्या। क्या अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, आर्थिक विकास की समस्या। अगला क्वेश्चन है सम विच्छेद बिंदु क्या है? तो जहां लाभ और हानि बराबर होता है उसको हम लोग सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। सम विच्छेद बिंदु प्रबंधकीय नियंत्रण में प्रयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस विधि के अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाता है कि किस स्तर तक विक्रय करने पर हानि होती है और किस स्तर के बाद लाभ होने लगता है। विक्रय अथवा उत्पादन की वह मात्रा जिस पर न लाभ होता है न हानि
सम विच्छेद बिंदु मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। इस बिंदु पर कुल आय कुल लागत के बराबर होती है। इस बिंदु से कम विक्रय अथवा उत्पादन करने या हानि होती है, और यदि बिंदु से विक्रय अथवा उत्पादन अधिक किया जाता है तो लाभ होगा। इस बिंदु अथवा सीमा की गणना गणित के माध्यम से की जाती है, जिसे लाभ का ग्राफ भी कहते हैं। तो फॉर्मूला है इसका, ब्रेक इवन पॉइंट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटा प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। एक खिलौने निर्माण करने वाली कंपनी अपनी सम विच्छेद बिंदु को जानना चाहती है। उसके उत्पादन की अस्थायी लागत 50,000 वार्षिक है तथा इसकी परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 6 रुपया है, और वह उसे 10 रुपया के हिसाब से बेचती है। अतएव इस कंपनी के सम विच्छेद फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे तो 50,000 बटा 10 माइनस 6 बराबर 50,000 बटा 4 भागा देंगे तो 12,500। यह विधि लागत, विक्रय की मात्रा और आय के बीच सहसंबंध बताती है। उत्पादन संभावना क्या है? एक ऐसा वक्र जो दिए हुए साधनों तथा तकनीक द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है उत्पादन की संभावनाओं को बताने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाएगा। मान्यताएं, साधनों का पूर्ण तथा कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। दूसरा, उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। तीसरा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यदि अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं उत्पादन करता है तो इन सीमाओं के भीतर दोनों वस्तुओं के कई संयोगों का उत्पादन किया जा सकता है। इसे तालिका द्वारा प्रकट किया जाए तो उस तालिका को उत्पादन संभावना अनुसूची कहेंगे। हम लोग देख रहे हैं दो वस्तु है, गेहूं और कपड़ा उत्पादन हो रहा है। 100, 90, 70, 40, 0, 0, 1, 2, 3, 4 है इसका हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे इसका उत्पादन घट रहा है इसका उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब रहे हैं कि अगर हमको गेहूं का उत्पादन को बढ़ाना है तो कपड़ा का उत्पादन कम करना होगा, तभी हम इसका बढ़ा सकते हैं। और कपड़ा का उत्पादन बढ़ाना है तो गेहूं का उत्पादन कम करना होगा। मतलब उत्पादन कम करने वाला साधन इसमें रूपांतरित करना होगा। इसे रूपांतरण रेखा भी कहते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्पादन फलन क्या है? तो वाटसन के शब्दों में एक फर्म के भौतिक उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। मतलब उत्पादन और साधन के संबंध को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। तो QX बराबर फंक्शन ऑफ L के, जहाँ QX X वस्तु का भौतिक उत्पादन है, L बराबर श्रम की भौतिक इकाइयाँ और K पूंजी की भौतिक इकाइयाँ, और F फलन को बताता है। मांग के नियम की मान्यता क्या है? यह क्वेश्चन में रहता है कि अन्य बातों के समान रहने का क्या अर्थ होता है? तो अन्य बातों के समान रहने, इस वाक्यांश का अर्थ कुछ मान्यताओं से है जिस पर यह नियम आधारित है। पहला, उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता की रुचि, आदत तथा फैशन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। प्रतिस्थापन की वस्तु को उत्पादन नहीं होना चाहिए। दूसरी वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। निम्न कोटि की वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन के मुख्य विशेषताओं को लिखें। तो विशेषता है, उत्पादन फलन उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों के मध्य फलनात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। दूसरा है, उत्पादन फलन का कीमत से कोई संबंध नहीं होता है। अगला है, एक उत्पादन फलन किसी एक दिए हुए निश्चित समय अवधि के भीतर ही होता है। अगला, उत्पादन फलन के विश्लेषण में तकनीकी स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। उत्पादन फलन की कोई मौद्रिक विशेषता नहीं होती है। उत्पादन फलन स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय है। उत्पादन फलन आर्थिक समस्या न होकर इंजीनियरिंग समस्या है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मांग की कीमत लोच के मापने की ज्यामितीय विधि को समझाएं। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फल से उसकी मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। मतलब मूल्य बढ़ने से मांग घटता है और मूल्य घटने से मांग बढ़ता है, लेकिन कितना घटेगा बढ़ेगा उस दर को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। तो ज्यामितीय विधि या बिंदु प्रणाली से है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये मांग का रेखा है। यहाँ पर इसका बीचों बीच में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। पी बिंदु के बीचों बीच मांग की लोच इकाई से अधिक होती है और अक्ष पर मांग की लोच अनंत होगी। और पी बिंदु से अगर हम नीचे की ओर एक्स अक्ष की ओर आते हैं तो हम लोग इसका बीचों बीच में बी बिंदु पर मांग की लोच इकाई से कम होती है और अक्ष पर मांग की लोच शून्य होती है। तो ज्यामितीय विधि का फॉर्मूला है, मांग की लोच बराबर पी बिंदु से नीचे का भाग बट्टा पी बिंदु से ऊपर का भाग। यहाँ फॉर्मूला हम देख रहे हैं, पी से नीचे का भाग और पी से ऊपर का। मान लीजिए टोटल यहाँ से यहाँ का दूरी मान लीजिए 10 है, तो यहाँ से पी से पी तक हो जाएगा 5 और पी से एम तक हो जाएगा 5। तो 5 + 5 बराबर टोटल 10।
तो अगर हम नीचे का भाग बोलेंगे, फॉर्मूला है पी से नीचे का भाग, तो नीचे का भाग मतलब पी बिंदु, बी बिंदु और एन बिंदु का जब हम व्याख्या करेंगे तो ये ऊपर लिखाएगा, और ऊपर पी, ए और एम बिंदु की व्याख्या, इसका मान यहाँ नीचे लिखा है, पी बिंदु से ऊपर का भाग। कि पी बिंदु रेखा के मध्य में क्या होता है, तो पी नीचे की ओर पी एन बराबर और ऊपर वाई एस में पी एम बराबर होगा, तो इसलिए पी बिंदु पर मांग की लोच क्या हो गया, पी से नीचे का भाग पी एन और पी से ऊपर का भाग पी एम, मतलब 5/5 बराबर 1 होगा। देख रहे हैं यहाँ ए बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगा, क्या है कि फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे पी बिंदु से नीचे का भाग, तो पी बिंदु से नीचे का भाग क्या होगा, तो अगर ए बिंदु पर माप करेंगे तो होगा ए एन, यहाँ ऊपर लिखाएगा ए एन, और ए बिंदु से ऊपर का भाग लिखाएगा बटा ए एम। तो यहाँ पी से यहाँ तक बड़ा कर देते थोड़ा, पी बिंदु से एन बिंदु तो मान लीजिए 5 मान है, तो यहाँ से यहाँ 2.5 होगा, तो 7.5 बटा 2.5। तो इसका मतलब है कि नीचे का संख्या अगर अधिक होगा और ऊपर का संख्या कम, यदि, इसलिए ए बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। उसी तरह इकाई से कम या बेलोचदार मांग बी बिंदु पर, तो बी बिंदु पर है पी से नीचे का भाग बी एन ऊपर के हिस्से बी एम से कम होगा, इसलिए बी बिंदु पर मांग की लोच बी एन बट्टा बी एम लेस देन 1 होगा। उसी तरह एन बिंदु पर मांग की लोच होगा 0 और एम बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगा। फर्म के संतुलन की कुल आगम एवं कुल लागत रीति स्पष्ट की है। तो उत्पादक संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति जिसमें उत्पादक या तो अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहा है या न्यूनतम हानि उठा रहा है। लाभ अधिकतम तब होगा जब टीआर तथा टीसी में अंतर अधिकतम होता है। यहाँ देख रहे हैं ये टीसी की रेखा है ये वाला, और ये टीआर की रेखा, दोनों का अंतर ए बी यहाँ अधिक है, तो यहाँ अधिकतम लाभ प्राप्त हो। क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता क्या, पूर्ण प्रतियोगिता विशेषता होता है। बोल्डिंग के शब्द में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। विक्रेता समरूप वस्तु को एक समान कीमत पर बेचते हैं। फर्म द्वारा कीमत निर्धारित नहीं की जाती बल्कि उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत काम कर रही फर्म उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयाँ समान कीमत पर बेचती, इसलिए उसका सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र के समान होता है, मतलब ए आर बराबर एम आर होता है। तो एम आर बराबर होगा डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू, फार्मूला है, और डेल्टा टी बराबर मतलब कुल आय बराबर होता है मूल गुने मात्रा। अब एक प्रतियोगी फर्म के लिए पदार्थ की कीमत दी हुई अथवा स्थिर रहने के कारण उसके उत्पादन मात्रा से स्वतंत्र होती है, अतः डेल्टा टी आर बराबर पी डेल्टा क्यू होगा। अब ये डेल्टा टी आर का मान अगर हम लोग एम आर में यहाँ बैठाते तो हो जाएगा एम आर बराबर डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू, और टी आर के जगह ये मान को बैठा दें तो पी डेल्टा क्यू बटा क्यू डेल्टा क्यू कट जाएगा तो पी, तो एम आर बराबर पी, और ए आर भी पी के बराबर होता है, इसलिए पी बराबर ए आर बराबर एम आर होगा। विशेषताएं, फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या। दूसरा विशेषता है क्रेताओं की अधिक संख्या। तीसरा है एक समान या समरूप वस्तुएं बेचना, और चौथा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। पूर्ण ज्ञान बाजार का पूर्ण ज्ञान होगा, और पूर्ण गतिशीलता मतलब साधनों की पूर्ण गतिशीलता होगी। अथवा में क्वेश्चन है तालिका तथा चित्र की सहायता से सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच संबंध स्पष्ट करें। तो कुल उपयोगिता तो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। टी यू बराबर सिग्मा एम यू। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है उसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एम यू बराबर टी यू माइनस टी यू एन माइनस वन, यहाँ बराबर की जगह माइनस होगा, मतलब फॉर्मूला होगा एम यू बराबर टी यू माइनस टी यू एन माइनस वन। अब कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता संबंध को हम लोग इस तालिका से देख सकते हैं। मात्रा दिया हुआ है, कुल उपयोगिता दिया हुआ। अब हमको सीमांत उपयोगिता लिया, तो सीमांत उपयोगिता फॉर्मूला क्या है, टी यू एन मतलब 0 का 0 यहाँ खाली रहेगा 1, जैसे इसका हमको निकालना है 1 का सीमांत उपयोगिता, तो टी यू एन मेरा 8 होगा, तो और टी यू एन माइनस 1 होगा इसके एक पहले वाला, मतलब 8 माइनस 0 बराबर 8। दूसरा इकाई का टी यू एन माइनस 14 और टी यू एन माइनस 1 होगा 8,
तो 14 में 8 को घटा देंगे तो 6, तीसरा में 18 में 14 घटा देंगे 4, 20 में 18 2 और 20 में 20 0 और 18 में 20 -2। तो यहाँ से यहाँ आरंभिक उपयोगिता, ये धनात्मक उपयोगिता, यहाँ शून्य उपयोगिता, यहाँ ऋणात्मक उपयोगिता। हम लोग देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता गिर रही है, और जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है सीमांत उपयोगिता वहाँ 0.2, मतलब ग्रुप बी का अब हम लोग ऑब्जेक्टिव में आ गए। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? तो उपयुक्त सभी, मतलब उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि से होता है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो भूमि, वन, खनन सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो कीमत स्थिरता। जनता का बैंक कौन सा है? व्यापारिक बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो उपयुक्त सभी। भुगतान शेष का घटक है चालू खाता और पूंजी खाता। भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है इनमें से कोई नहीं। गुणक को निम्नलिखित में किस द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो K बराबर डेल्टा Y बटा डेल्टा I। परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है? तो संपत्ति। 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? उपयुक्त सभी। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपदेश हैं इनमें से सभी। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आय एवं रोजगार समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। टंकी में रखा पानी स्टॉक का एक उदाहरण है। विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है और MPC एवं गुणक में सीधा संबंध है। देखेंगे मुद्रा के 2 कार्य बताना है। तो मुद्रा के 2 कार्य हैं, प्राथमिक कार्य और गौण अथवा सहायक कार्य। तो प्राथमिक कार्य में विनिमय का माध्यम और लेन देन के काम आता है। मूल्य का मापक है, इसमें एक मूल्य होता है, जैसे 10 रुपया तो 5 रुपया 3 रुपया। सहायक अथवा गौण कार्य है स्थगित भुगतानों का मान और मूल्य का संचय। तो स्थगित भुगतानों में जिन लेन देनों का भुगतान तत्काल ना करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान इसलिए माना गया क्योंकि अन्य किसी वस्तु की तुलना में इसका मूल्य स्थिर रहता है। अब मूल्य का संचय, मुद्रा के मूल्य संचय से अभिप्राय यह है कि मुद्रा को वस्तु तथा सेवाओं के लिए खर्च करने का तुरंत कोई विचार नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाता है। इसे ही मूल्य का संचय कहा जाता है। मुद्रा के रूप में मूल्य का संचय करना सरल होता है क्योंकि मुद्रा को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। मुद्रा के मूल्य में अधिक कमी या वृद्धि नहीं होती है। मुद्रा का संग्रह सरलता से किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में बचत करने में बहुत कम स्थान की आवश्यकता है। मूल्य का हस्तांतरण, मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का कार्य करती है क्योंकि इसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी क्रय शक्ति दूसरे को दे सकता है अथवा एक स्थान पर अपनी अचल संपत्ति को बेचकर दूसरे स्थान पर संपत्ति खरीद सकता है। आकस्मिक कार्य में है सामाजिक आय का वितरण, साख निर्माण का आधार, अधिकतम संतुष्टि का माप, राष्ट्रीय आय का वितरण, शोधन क्षमता की गारंटी, पूंजी की तरलता में वृद्धि। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए इसको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक रोक के इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापारिक बैंक की परिभाषा दी है। तो व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्था जो लोगों के रुपयों को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग अथवा निवेश के लिए उधार देती है। बैंक दर किसे कहते हैं? तो बैंक दर वह है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों की पूर्ण कटौती करता है और उन्हें ऋण देता है। अर्थात बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति की परिभाषा दीजिए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। MPC बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा C बटा डेल्टा Y, मतलब उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। तालिका Y है 100, 200, 300, 400। उपभोग है 100, 190, 275, 350। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अगर हमको निकालना है तो डेल्टा C, तो डेल्टा C कैसे निकालेंगे? 190 में 100 को घटा देंगे तो 90, और डेल्टा Y निकालेंगे 200 में 100 को घटा देंगे तो 100। शुरू लग खाली, यहाँ 90 ऊपर 90 लिखाएगा और नीचे 100, तो 90 बटा 100 0.9 आएगा। उसी तरह ये लाइन का हो जाएगा 275 में 190 को घटा देंगे और यहाँ 300 में 200 घटाएंगे, भागा देंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। अब सरकारी बजट की परिभाषा दें। सरकारी बजट के 2 मुख्य तत्व या घटक है। पहला है बजट प्राप्तियां, दूसरा है बजट व्यय। तो बजट प्राप्तियां में 2 है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां।
और बजट व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो ये सरकारी बजट के दो घटक हैं। अगला है मुद्रा की विशेषता बताएं। तो मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत हर एक वस्तु अथवा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिससे विनिमय के अनुपात को निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मुद्रा के माप के प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य बहुत ही सुगम हो जाता है। ये पहला है। मुद्रा के प्रयोग से मनुष्य भविष्य के लिए क्रय शक्ति का संचय कर सकता है। वस्तुएं एवं सेवाएं बेचकर मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है। उसका कुछ भाग वर्तमान आवश्यकताओं पर व्यय कर लिया जाता है और शेष भविष्य के लिए जमा कर लिया जाता है। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर बताना है। तो अंतर यही है कि अंतिम वस्तु जो उपभोग करने के लिए मतलब तैयार है, उपभोक्ता, जैसे गेहूं के बाद क्या बनता है? आटा के बाद रोटी, और रोटी हम लोग उपभोग कर जाते हैं। तो जो आटा है वो क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है, और रोटी जो है वो अंतिम वस्तु है। तो अंतिम वस्तु क्या है? तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया। मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तुएं हैं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा में ही है। इसमें कोई मूल्य जोड़ना शेष नहीं, कहे कि रोटी जो है उस सब मूल्य को जोड़कर लास्ट में उपभोक्ता जो मूल्य चुका देगा। इसमें कोई मूल्य जोड़ना शेष नहीं, मध्यवर्ती में मूल्य जोड़ना शेष रहता है। अंतिम उपभोग करने वालों जिसमें उपभोक्ता तथा उत्पादक सम्मिलित होने के लिए तैयार होती है, अंतिम उपभोग करने के लिए तैयार नहीं रहती है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अंतिम वस्तुओं के मूल्य को सम्मिलित किया जाता है, और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए इसके मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय का क्या योगदान होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक देश के सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल साधन या कारक आय का जोड़। NY बराबर सिग्मा I बराबर 1 to N FYI, जहाँ NY राष्ट्रीय आय, सिग्मा कुल जोड़, FY कारक आय में मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, और N एक देश के सभी समान निवासी। राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला देश निम्न प्रति व्यक्ति आय वाला देश की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से किसी भी देश की आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, जिससे उपभोग के लिए अधिक मात्रा में वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध हो जाती है। इससे अधिक आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि राष्ट्रीय आय में कमी से किसी भी देश की आर्थिक कल्याण में कमी होगी, जिससे उपभोग के लिए कम मात्रा में वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध हो जाती। अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। देश की विकास की दर या गति धीमी हो जाती है। साथ ही देश में उद्योग, रोजगार, कीमतों, व्यापार आदि में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय बैंक की परिभाषा देश के कार्यों की व्याख्या करें। तो डीकॉक के शब्दों में केंद्रीय बैंक का बैंक है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई है। इसके मुख्य कार्य है मुद्रा जारी करना या पैसा जारी करता है, मतलब नोट छापने का अधिकार इसे है। सरकार का बैंक है, इसमें आम आदमी अपना पैसा जमा नहीं कर सकता है। बैंकों का बैंक है, सब बैंक का ये मालिक समझिए बैंकों का। अब बैंकों का निरीक्षण करने वाला है। साथ ही यह अंतिम ऋणदाता है। देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक है। समाशोध गृह का कार्य करता है। शाख मुद्रा का नियंत्रण करता है। आंकड़े इकट्ठा करता है। अन्य कार्य में इसका कृषिविद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में भाग लेता है। मुद्रा तथा बिल बाजार अब फटे पुराने। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारणों को बताएं। तो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के निम्नलिखित कारण है। पहला है आर्थिक कारण, जिसमें सरकार द्वारा विकास पर अत्यधिक खर्च, इस कार्य से बड़े पैमाने पर आयात किए जाते फसलों भुगतान शेष में घाटे का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। व्यापार चक्र, मंदी तथा तेजी के रूप में व्यापार चक्रों का चलना। तेजी के समय देश की बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते फसलों भुगतान शेष में बचत का असंतुलन पाया जाता है। मुद्रास्फीति की ऊंची दर, घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति की ऊंची दर के कारण बड़ी मात्रा में आवश्यक वस्तु का आयात करना पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में भुगतान शेष में घाटे का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। राजनीतिक कारण, राजनीतिक अस्थिरता, देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विदेशों से प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश में कमी आती है, जिसके कारण भुगतान शेष के जमा पक्ष कम हो जाते हैं। लोकप्रिय नीति, चुनाव के समय सरकार द्वारा अपनाए जाने वाली लोकप्रियवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप आयात शुल्कों में भारी कमी की जाती है, जिससे आयातों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है तथा भुगतान शेष के घाटे में वृद्धि हो जाती है। सामाजिक कारण में है रुचि एवं प्राथमिकताओं में अंतर, विभिन्न देशों में पूर्वाग्रह। इसको आप लोग देख के उतार लीजिए और याद कर लीजिएगा।
क्वेश्चन है, गुणक तथा बचत की सीमांत प्रवृत्ति में संबंध की व्याख्या करें। तो 1936 में केन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में गुणक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। केन्स के अनुसार गुणक विनियोग में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है। डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई फॉर्मूला है। के है आपका गुणक, डेल्टा वाई आय में परिवर्तन और डेल्टा आई विनियोग में परिवर्तन को दर्शाता है। गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी और सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का ज्ञान होने पर गुणक का अनुमान लगाया जा सकता है। एमपीसी और गुणक में प्रत्यक्ष तथा एमपीएस और गुणक में विपरीत संबंध होता है तथा एमपीसी शून्य होता है तो गुणक 1 होगा। इसी प्रकार यदि एमपीसी 1 हो तो गुणक अनंत होगा। यदि एमपीसी बराबर 0 तो फॉर्मूला गुणक का हो जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी का 0 बैठाएंगे 1/1 और यदि एमपीसी को 1 मानेंगे तो यहाँ 1/1 माइनस 1 होगा तो 1/0। अब 0 से किसी भी संख्या को भागा देंगे तो अनंत आ जाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला है, किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग व्यय 400 करोड़ की वृद्धि की जाती तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है, मतलब एमपीसी 0.8 है और डेल्टा आई 400 करोड़ है। तो हमको डेल्टा वाई और डेल्टा एस निकालना है। तो फॉर्मूला है के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी का मान 0.8 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ बैठा देंगे। अब 1 में 0.8 घटाएंगे तो 0.2 बचेगा। पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो ऊपर 0 पड़ जाए। तो आय में वृद्धि डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई, इसमें बैठा दें 200 करोड़ हो जाएगा।